आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो पिछले 24 घंटे की जो अपडेट है वो शाही साहब ने रात में 8 बजे दी और हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि रात में क्या हुआ और किस तरीके से अब चीज़ें अमेरिका के खिलाफ जाने लगी हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक वो बयान आया कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का, और फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने साफ कह दिया है कतर इज नॉट पार्ट ऑफ कैंपेन टारगेटिंग ईरान। यानी कतर जो ईरान पर हमला हो रहा है उस कैंपेन में इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है। तो कतर, क्योंकि कतर में अमेरिका के बेसेस हैं और कतर पर हमला किया ईरान ने और तमाम अमेरिकी बेसेस को टारगेट किया। और देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो कतर की सरकार को भी दबाव में कहना पड़ रहा है, भाई ईरान पर जो हमला हुआ, खामनाई की हत्या हुआ, हमारा कुछ लेने देना नहीं है। पीछे आप अमेरिका को बेसिस बनाने देते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ईरान ने टारगेट किया और उसने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इस बार हम कोई रेड लाइन नहीं छोड़ेंगे, हम सब पार करेंगे। अब पहले नंबर 1 तो कतर का नुकसान होने लग गया, आपने अपनी एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया। दूसरा, एयर स्पेस बंद है। तीसरा, कतर के लोगों का भी दबाव। कतर के लोग अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं हैं। तो यही वजह है कि अब कतर को आकर के खुल करके कहना पड़ा कि हम इस कैंपेन का हिस्सा नहीं हैं। और यही बात सऊदी अरब भी कह रहा है। भले ही पीछे से ये लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सामने से इनको समझ में आ गया है कि ईरान से आप बैर नहीं कर सकते हैं। ये बात शाही साहब ने लगातार अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन की है। शाही साहब ने अपने वीडियो में कल एक्सप्लेन भी किया रात में कि किस तरीके से हिजबुल्ला भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है और वो भी सदन लेबनान से इजराइल के सोल्जर्स से लोहा ले रहा हो। इजराइल के सोल्जर्स भी अंदर आए हैं, तो वो भी एक आर पार की लड़ाई हिजबुल्ला भी लड़ रहा है। उसके बारे में डिटेल में आपको शाही साहब ने बताया। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम तब आते हैं आपके सामने और वो हम वही बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से पुख्ता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो कंफर्म हो पा रहा है, वो ही बात आप सबके सामने लेकर के आ रहे हैं। बाकी हिंदी टीवी मीडिया में तो आप समझिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ सकें। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए, दिल बहलाने के लिए कुछ देखना हो तो वो देख लीजिए। नंबर 1, अमेरिका का पूरा प्लान था कि वो ईरान पर हमला करेंगे, खामनाई को ख़त्म करेंगे, उनके कुछ टॉप कमांडर्स को ख़त्म करेंगे और ईरान के अंदर से ही रिजीम चेंज के लिए रिवोल्ट हो जाएगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ, क्योंकि जो ईरान है उसने एक स्कूल को टारगेट किया जिसमें 165 छोटी लड़कियां हैं, उनकी मौत हो गई। छोटी लड़कियां, उनका मंगलवार शाम फ्यूनरल हुआ मिनाब में। हॉर्मोज़गान प्रांत में मिनाब है, वहाँ पर उनका फ्यूनरल हुआ, यानी उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उस अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने लड़कियों की तस्वीरें हाथ में ली हुई थीं, खामनाई की तस्वीरें हाथ में लिए हुई थीं, और वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि जो अमेरिका को लग रहा है या लग रहा था, अब कहूँगा था, कि हम ऊपर लीडरशिप एलिमिनेट कर देंगे और अंदर से रिवोल्ट हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो अमेरिका के अटैक हो रहे हैं, सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं, अस्पतालों पर अटैक हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उसने लोगों को और एकजुट कर दिया है अमेरिका के खिलाफ। जिसमें साफ तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्राइक्स कर रहे हैं और स्ट्राइक्स में क्या होता है, देश में कहा जाता है अगर एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं तो आप अपने घरों में रहें, अंडरग्राउंड हो जाएं, दीवारों के पास ना जाएं। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है, उसके उलट लोग सड़कों पर आ गए हैं, काले कपड़े पहन करके बिना डर के एयर स्ट्राइक के नीचे हैं और वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनको जो उनके दिल में है वो कह रहे हैं, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। और ये फ्यूनरल हुआ, मास फ्यूनरल हुआ है 165 लड़कियों का। ईरान ने इसे कहा है कि बहुत मल्टीपल बॉम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं और इसमें ये जो अमेरिका का हमला हुआ है जिसमें 165 लड़कियां मरी हैं, उसको यूनेस्को ने भी कहा है ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यानी ये मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है जो अमेरिका और इजराइल ने किया है, क्योंकि आप सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं,
आप 165 लड़कियों को की मौत हो जाती है, तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि आप क्यों एयरपोर्ट टारगेट कर रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट, आप क्यों टारगेट कर रहे हैं बहरीन का होटल, आप क्यों टारगेट, अरे क्योंकि उसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स रह रहे हैं। और दुबई एयरपोर्ट टारगेट नहीं हुआ, उसमें जब मिसाइल, जो ड्रोन डिफेंस मिसाइल ने ख़त्म कर दिया तो उसकी डेब्रीज गिरी। तो आप किसी की सिविलियन इमारतों पर, स्कूलों पर हमला करें तो आप जायज़ हैं, लेकिन दूसरा अगर कर दे वो भी अमेरिकन बेसिस पर, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है वेस्टर्न मीडिया जैसे कि वो हमला सिविल इंस्टॉलेशंस पर हो रहा है। आप बताइए कि क्या ईरान ने किसी अस्पताल पर हमला किया? क्या ईरान ने किसी स्कूल पर हमला किया? टारगेट करके, मतलब अगर 165 बच्चियां मरी हैं तो एक टारगेटेड स्कूल पर हमला है। और साफ तौर पर कि कोई कहीं छुप नहीं रहा था, खामनाई अपने दफ्तर में थे। हमने कल भी कहा था और शाही साहब भी लगातार कहते आए कि जो हमेशा ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि वो ट्रैक कर लिया, अरे भाई कोई कहीं नहीं छुपा है। मतलब अगर सौरभ शुक्ला को ट्रैक करना है तो सौरभ शुक्ला अपने ऑफिस में मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे, बहुत आसान है ट्रैक करना। मुझे तो, मैं कहीं छुप रहा हूँ, मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया हो, मैं अंडरग्राउंड हो गया हूँ, तो ट्रैक करिए ना, मैं तो घर पर हूँ, उपलब्ध हूँ, कोई भी आए मिलने मुझसे। वैसे ही खामनाई के साथ था, तो ऐसा कोई छुप छपा तो नहीं रहा था भाई, वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन जो 165 स्कूल लड़कियों का ये फ्यूनरल हुआ है, ये तस्वीर ने साफ कर दिया है कि ईरान के अंदर से विद्रोह होना, रेवोल्यूशन होना बहुत मुश्किल है। ये बात अब तक अमेरिका को समझ में आ जानी चाहिए। यही वजह है कि अब अमेरिका भी कह रहा है कि 4 हफ्ते लड़ाई चलेगी। अब वो स्पेन ने जैसे मुखालफत कर दी ट्रम्प साहब की, तो वो स्पेन के पीछे पड़ गए हैं, स्पेन को लेकर के कह रहे हैं। और इन सब के बीच में ईरान ने भी अपने हमले लगातार तेज़ रखे हुए हैं, कर भी रहे हैं। अब एक और इस बीच खबर आई, जो एटॉमिक एजेंसी के हेड हैं, IAEA के हेड हैं, जो चेक करता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं नहीं बना रहे, क्योंकि ईरान पर तो हमले के पीछे नैरेटिव ही यही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा इजराइल को मार देगा, तो इजराइल के एग्जिस्टेंस पर ख़तरा है। लेकिन जो IAEA के चीफ हैं, उन्होंने कहा है नो प्रूफ ऑफ ईरान वेपन्स प्रोग्राम, यानी ईरान के वेपन्स प्रोग्राम का कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है। ये वो एजेंसी कर रही है जो ट्रैक करती है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को। तो यहाँ पर भी अमेरिका और इजराइल का क्लेम औंधे मुंह गिरता है। अब इस बीच अब इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। अब अमेरिका अपने लोगों को गल्फ़ में, जो उसके लोग ओमान में हैं, जो उसके लोग UAE में हैं, आप उनको खाली करवा रहे हैं। ठीक है, आपने नंबर 1 क्या किया, आपने इन सारे जो आसपास देश हैं ईरान के, आपने अपने बेसेस बनाए, उन देशों का इस्तेमाल किया। और आज जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो अपने लोगों को निकालने की बात करें। इनफैक्ट ये एक ट्वीट है US एम्बेसी जेरूसलम का, उसमें कह दिया है कि भैया द US एम्बेसी इज़ नॉट इन अ पोजिशन एट दिस टाइम टू इवैक्यूएट और डायरेक्टली असिस्ट अमेरिकन इन डिपार्टिंग इसराइल, यानी जो इसराइल में अमेरिकन रह रहे हैं, हम उनको सुरक्षित निकालने की पोजीशन में नहीं हैं। वो अपने आप जॉर्डन तक पहुंच जाए, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का शटल है। इफ़ यू चूज टू अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस ऑप्शन टू डिपार्ट, US गवर्नमेंट कैन नॉट गारंटी योर सेफ्टी। US गवर्नमेंट आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती है। और द इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड एज अ कर्टसी टू दोज विशिंग टू लीव इसराइल, यानी जो लोग इसराइल छोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है। Passengers who wish to cross to Jordan may take shuttle to Eilat and continue independently by taxi। मतलब उन्होंने अपने नागरिकों को बोला कि भाई हम आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम ये तो मान लिया कि इजराइल अब सुरक्षित नहीं, ईरान ने ये तो प्रूव कर दिया है कि इजराइल सुरक्षित नहीं। ये समझने की ज़रूरत है, और ख़ासकर हिंदुस्तान में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नंबर 1, आप अगर आपको लग रहा है कि इजराइल ठीक कर रहा है, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है, और अमेरिका ठीक कर रहा है, तो जब अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगाए तो आपको तो बड़ी तकलीफ हुई, होनी भी चाहिए थी। हमने क्या रिटेलिएट किया? अब बताइए हमने क्या रिटेलिएट किया? हमने रशियन प्राइम प्रेसिडेंट को बुलाया, हम चीन गए, पर अंत में क्या हुआ? ट्रेड डील करनी पड़ी हमें, अमेरिका की शर्तों पर करनी पड़ी। अमेरिका ने शर्त रखी थी जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे कि आप रशिया से तेल लाना बंद करिए।
हमने धीरे धीरे रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है, कम कर दिया, कम होता जा रहा है, कम होता गया ना, साथ में विजिबल है, ये तो डिनाई नहीं कर सकती रशिया से तेल लेना कम होता गया। तो हम दब गए। और आज भी हमने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई खामनाई की मौत पर ही शोक व्यक्त किया, वो नहीं किया। वहां भी अमेरिका का दबाव है क्या हम पर, इजराइल का क्या दबाव है हम पर, हमें नहीं पता। लेकिन इस समय ईरान ने यह साबित कर दिया कि ये हमारे लिए आखिरी लड़ाई है, या हम मरेंगे या मारेंगे। और ये जो प्लान था कि अंदर से वो विद्रोह हो जाएगा, शाह रिजीम और सब कुछ होगा, वो नहीं हुआ। अब जो 165 लड़कियों की मौत हुई है, उसने पूरे ईरान को नहीं कह सकते, शाही साहब ने बताया कि हमेशा से एक तबका रहा है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ नहीं रहा है, लेकिन तादाद जो अभी नाराज़ है अमेरिका के इस हमले, इजराइल के हमले से, वो ज़्यादा है। तो ऐसे में उनके लिए कि चुनौती जैसा हो जाता है। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब रात भर काफ़ी चीज़ें होती रहीं, और इस बीच ईरान पर जो इजराइल के स्ट्राइक्स भी लगातार तेज़ी से चल रहे हैं, वो भी कम नहीं हुए। और जाहिर सी बात है कि मौतें ज़्यादा ईरान में होंगी, क्योंकि स्काइज़ यानी जो आसमान है, उसमें एयरफोर्स इजराइल और अमेरिका की ज़्यादा कंट्रोल करती है। अब जैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, इसमें धार्मिक गुरु इकट्ठे थे, वहाँ पर भी जो है कैजुअलिटीज़ हो गए। फिलहाल अब जो मिडल ईस्ट में 3,000 ज़्यादा अमेरिकी फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच जो सुप्रीम लीडर की प्रक्रिया है, ये बनाने की कोम शहर है, वहाँ पर भी हवाई हमला किया गया, और ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी अब 5वां दिन है, ईरान में लगभग 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, आंकड़ा करीबन 800 के करीब होगा, और 153 शहरों को निशाना बनाया गया है। और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब हम भी जितने रीजनल वहाँ के इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, हम उनको अटैक करेंगे। यही वजह है कि अब कतर कह रहा है, भैया हम ईरान पे जो हमला कर रहा है, इजराइल और अमेरिका में उसके साथ नहीं है। यूएई भी कह रहा है, सऊदी अरब भी कह रहा है, उसको समझ में आ गया है। मतलब ये बात शाही साहब कल कह रहे थे कि आप अपने पड़ोसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। दोस्त दूर है, पड़ोसी आपके पहले काम आएगा। तो आपने पहले ईरान के इर्द गिर्द जो है सब अमेरिका को अलाउ किया अपने बेसिस बनाने से, और जब युद्ध होगा तो फिर अमेरिका अपने को बेसिस पे टारगेट कर रहा है ईरान। तो अब आप वो नहीं कह सकते, आपके पास मॉरली क्या है, क्योंकि इन देशों के जो नागरिक हैं, चाहे कतर के नागरिक हों, चाहे जॉर्डन के नागरिक हों, चाहे वो बहरीन के नागरिक हों, वो नागरिक किसके साथ हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इन देशों में लोकतंत्र तो नहीं है जैसे हमारे यहाँ है, अमेरिका में है। और उधर जिस तरीके का अमेरिका के ऊपर जो कांग्रेस के तमाम लोग हैं, लीडर्स हैं, वो भी ट्रंप पर दबाव बनाते जा रहे हैं कि भाई 165 लड़कियों की मौत हुई है, हज़ारों बिलियन रुपए खर्च हो रहे हैं इस पूरे कैंपेन में ईरान पे, और हम क्या हासिल कर 165 लड़कियों की मौत हुई है। उधर शाही साहब ने आपको डिटेल्स दी हैं, बाकी कुछ क्या हो रहा है। तो कुछ अपडेट्स हमें लगा कि आपको दे देने चाहिए। हम लोग का ये सुबह का डिस्पैच है, जिसमें हम लोगों ने बताने की कोशिश की कि रात भर में क्या हुआ। ईरान ने भी अपने हमले तेज़ किए हैं, तेल अवीव पर, जेरूसलम में, बहरीन में, कतर में, यूएई में। और जिस तरीके की मिसाइल्स, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स अब ईरान निकाल रहा है, वो काफ़ी देखने योग्य है। उनकी तैयारी लंबी चल रही थी। ईरान के भी जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन पर उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर 4 हफ्ते चलना है तो ईरान ने शायद तैयारी 2 महीने के कैंपेन की कर रखी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से एक ईंधन का संकट भी और ऑयल की कीमतें भी बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस जंग जिसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, उसका खामियाजा अमेरिका, इजराइल और ईरान तो भोगेंगे, ईरान सबसे ज़्यादा भोगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ओमान, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, दुबई, अबू धाबू शहर, जो दुनिया देख रहे हैं, सब दुबई चलते हैं भाई, दुबई, अबू धाबू, दुबई। उसका भी जो मिथ है वो टूट गया है कि जब लगेगी आग तो तुम्हारा घर भी आएगा इस जद में। तो वो उनका घर भी उस जद में आ रहा है। उसमें हिंदुस्तान का भी नुकसान होगा, क्योंकि हिंदुस्तान को भी 50% आने वाला तेल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। चीन को भी होगा, बाकी देशों को भी होगा, अमेरिका में को भी होगा, सबको होगा।
तो कम से कम ईरान ने साबित कर दिया है कि वो हमेशा से कहते रहे हैं कि भाई हम इमाम हुसैन को मारने वाले हैं। इमाम हुसैन ने 72 अब सैनिकों के साथ करबला की लड़ाई लड़ी, उनको पता था कि वो शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो इंस्पायर करना चाहते थे कि भाई मेरी जो शहादत है वो याद रखी जाए कि भाई एक आदमी था जो सच के लिए लड़ा और सच के लिए लड़ते लड़ते मर गया, कि एक आदमी था जो खड़ा था इस बात की परवाह किए बगैर कि वो रहे या मरे। तो आइडियोलॉजी एक चीज़ होती है जो हमें लगता है कि शायद हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हम सही गलत का फैसला इतिहास पर छोड़ते हैं, मतलब इतिहास तय करेगा सही कौन था गलत कौन था। हमें सोचना है कि हम सही अभी समय क्या है, क्योंकि अमेरिका अगर आपको थोड़ा दबाएगा, आप थोड़ा झुकोगे, वो और झुकाता जाएगा। अगर आप तक नहीं समझें तो आप अफगानिस्तान देख लीजिए, इराक देख लीजिए। इराक में रासायनिक न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका ने तबाह कर दिया, इराक को एक न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। सीरिया, मतलब वो अपने इंटरेस्ट देखता, उसे किसी के मुल्क से किसी पर कुछ मतलब नहीं है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो पता नहीं कब समझेंगे, लेकिन हमें लगा कि इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी दी जाए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।